हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर गुड। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे सीजी लैंड रेवेन्यू कोड का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। मतलब कि आज जो है ना आपका परिभाषा ख़त्म होने वाला है। बहुत सारे परिभाषा हैं, सारे एमपी हैं, सारे ख़त्म करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए खुशखबरी दे देता हूँ आपको। 91 65 80 71 60 इस नंबर्स पर करना है आपको व्हाट्सअप, और जिस दिन का क्लास रहेगा उस दिन का आपको नोट्स इस व्हाट्सअप नंबर पर मिलेगा। आपको बस लिखना है हाय सर नोट्स चाहिए। जैसे ही आप लिखोगे इस नंबर पर भेजोगे, उसके बाद आज की क्लास का नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, समझना अलग चीज़ है और लिखना अलग चीज़ होता है। तो कैसे लिखना है एग्जाम में वो आपको नोट्स मिलेगा। नोट्स में भी एकदम सरल भाषा है, एकदम सही चीज़ है। मेरे हाथों द्वारा लिखा है, कहीं वो कंप्यूटर इधर उधर का नहीं है, मैंने खुद लिखा है बैठ कर, ऐसा नोट्स है। नोट्स एकदम निःशुल्क है, फ्री है ना, फ्री है नोट्स, फ्री है, कोई पैसा नहीं ले है, कोई पैसा नहीं है, खुशखबरी है, ले लो, फ्री है नोट्स। इस पर क्या करना है आपको, व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है भाई, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है, और फिर उसके बाद नोट्स आपको मिल जाएगा आज का। जैसे जिस दिन का क्लास पढ़ाऊँगा, जिस दिन क्लास लूँगा, उस दिन का आपको नोट्स भी देते जाऊँगा, ठीक है। तो फट से इसको लिख लेना, ठीक है, और इस पर कर देना आप व्हाट्सअप। तो चलिए आज चलते हैं अपने आज के क्लास पर। आज का क्लास है हमारा, अब धीरे धीरे सारे सीजी एलआरसी है ना 1959 का सारे जो धाराएं हैं उसको पूरा करेंगे। आज चलते हैं अध्याय 1 में। अध्याय 1 को आज कंप्लीट कर ही देते हैं, है ना। अध्याय एक मतलब कि वही प्रारंभिक है आपका, है ना, प्रारंभिक वगैरह है प्रारंभिक में। तो देखिए प्रारंभिक मतलब कि संक्षिप्त नाम रहेगा धारा 1। अब हर चीज़ का क्या है, ये कानून है ना, तो इसका नाम रहता है। आईपीसी का है उसका भी नाम रहेगा, सीपीसी उसका भी नाम रहता है, मेरा भी नाम है, आपका भी नाम होगा। उसी तरह सब चीज़ का क्या है, नाम रहता है, नाम से पहचाना जाता है। नाम तो क्या है इसका तो पता है, सीजी लैंड रेवेन्यू कोड 1959, ठीक है, नाम पता है आपको, सीजी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 इधर लिखा है, ठीक है। उसके बाद संक्षिप्त नाम हो गया इसका सीजी लैंड रेवेन्यू कोड 1959। अब इसे विस्तार कहाँ कहाँ होता है, इसका विस्तार देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है ना पूरे छत्तीसगढ़ पर लागू होता है, ठीक है। पूरे छत्तीसगढ़ पर ये लागू होगा। कहाँ लागू नहीं होगा, तो कहाँ लागू नहीं होगा, तो देखिए कहाँ लागू नहीं होगा। देखिए पूरे छत्तीसगढ़ पर लागू होता है, मात्र वन क्षेत्र को छोड़कर। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत आने वाले क्षेत्र को। पहला क्या है, वन अधिनियम 1927 के अधीन आने वाले क्षेत्र पर नहीं होता। जो शेर भालू रहते हैं उस क्षेत्र पर ये लागू नहीं होता। भारतीय वन अधिनियम के तहत जो क्षेत्र है, मतलब कि जंगल वगैरह में ये लागू नहीं होगा, है ना। शेर भालू लगान थोड़ी ही देंगे, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका ऐसा क्षेत्र जिसे केंद्र सरकार ने, ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, केंद्र की भूमि पर भी ये लागू नहीं होता। मतलब कि केंद्र सरकार ने यदि किसी को लीज पर दी है, किसी कंपनी फैक्ट्री वगैरह को, जो विदेश कंपनी फैक्ट्री या किसी भी फैक्ट्री कंपनी को किसी भी राज्य में क्या दिया है, ज़मीन दिया है, लीज पर, किराया पर, भाड़ा पर दिया है, तो उस पर भी लागू नहीं होगा। तीसरा कहता है आपका 58A, ठीक है, इस पर भी लागू। अलाभ प्राप्त भूमि 58A कहता है आपका अलाभ प्राप्त भूमि, इस पर भी क्या होता है, लागू नहीं होता है। अलाभ प्राप्त भूमि, ठीक है, इस पर भी लागू नहीं होता है। तो ये अपना पहला धारा खत्म, आगे बढ़ रहे हैं फटाक से। इस पर कोई ज़्यादा चीज़ ये है नहीं, वैसे भी इसको ज़्यादा पूछा जाता भी नहीं है ना। बाकी पढ़ाना तो सब चीज़ को है। चलिए दूसरा चलते हैं अपना, परिभाषा में आ जाते हैं। धारा 2 परिभाषा। धारा 2 क्या कहता है आपका, पूरा परिभाषा है इसमें बहुत सारा। पहला परिभाषा क्या आता है, पहला परिभाषा आता है आपका आबादी। आबादी क्या होता है, आबादी, ठीक है। तो आबादी क्या होता है, कोई गांव जहां पर लोग रहते हैं, आबादी है। कोई गांव है, क्षेत्र है जहां पर लोग रहते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई जगह जहां पर लोग बसते हैं, है ना, रहते हैं, वो सब क्या है, आबादी है, ठीक है। ऐसा कोई जगह या ऐसा कोई स्थान जहाँ पर लोग निवास करते हैं अपने परिवार के साथ, या अपने परिवार के साथ घर बनाकर रहते हैं, या बने बनाए घरों पर रहते हैं, ये सब आपका क्या है, आबादी है। नोट्स में कैसे लिखना है आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है आपका आबादी के बाद दूसरा क्या है, कृषि। देखिए कृषि या एमपी है, कृषि। देखिए कृषि, तो देखिए कृषि
कृषि का एक सीजन होता है। हमारे यहाँ क्या होता है छत्तीसगढ़ में, कब बोते हैं धान वगैरह। हमारा छत्तीसगढ़ का तो मूल कृषि क्या है, एकदम हम सब लोग धान ही ज़्यादातर बोते हैं, है ना। तो धान, और 1 जुलाई को कृषि का 1 जुलाई को कृषि वर्ष माना जाता है। 1 जुलाई को कृषि वर्ष मतलब फसल उगाने का समय हमारे यहाँ 1 जुलाई को माना जाता है। इस जो कानून है इसके तहत भी 1 जुलाई को फसल उगाने का समय माना जाता है। तो फसल उगाने के समय में यदि हम निम्नलिखित 5 तरह के कार्य करते हैं, 5 तरह के फसल उगाते हैं, तो वो सब कृषि के अंतर्गत आता है। पहला है आपका, यदि हम क्या उगाते हैं, पान उगा दें अपना, वो सिंघाड़ा, ठीक है, सिंघाड़ा उगाए, या अपन हरी साग सब्जी ये सब उगाते हैं, तो वो भी क्या है, कृषि है। ठीक है, हम हरी साग सब्जी ये सब उगाते हैं, वो सब क्या है, कृषि है। कोई छूट थोड़ी रहे, सिंघाड़ा हो गया, उद्यान, हाँ ठीक, हरी साग सब्जी, सिंघाड़ा और पान। इसी को उद्यान की उपज का मतलब यही होता है। क्या, उद्यान की उपज का मतलब होता है हरी साग सब्जी का फसल उगाना। ठीक है, दूसरा क्या है अपना, दूसरा कहता है आपका उद्यान कृषि मतलब कि व्यापार के उद्देश्य से क्या करना, व्यापार के उद्देश्य से आप उगाते हैं, सब्जी हो गया, फल हो गया और फूल हो गया। व्यापार के उद्देश्य से उद्यान कृषि मतलब होता है व्यापार के उद्देश्य से फल, सब्जी और फूल वगैरह उगाना। ठीक है, तीसरा क्या कहता है आपका, फलोद्यान। ठीक है, फलोद्यान तो यही है आपका, फल प्लस उद्यान मतलब फलों का बगीचा। ठीक है, इसमें वे सब पेड़ आते हैं जो फल देते हैं, और उसको क्या करते हैं, इतने ज़्यादा फल दिए हैं, है ना। इसमें वे सब पेड़ आते हैं जो फल देते हैं, जैसे कि आपका आम है, सेब है, केला है ना, और उसको क्या करते हैं, बेच कर पैसे कमाते हैं, तो होता है आपका फल उद्यान। फल मतलब फलों का बगीचा, आम, सेब, केला ये सब है ना, फलों का बगीचा, उसको बेचते हैं, बेच के हम पैसा कमाते हैं। 3 चीज़ें हो गया। चौथा है आपका, हाँ देखिए, गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि आपकी जो पशु जानवर है, पालतू पशु हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है आदि जो पशु पालतू जानवर है, उनको क्या, चारा खिलाने के लिए, घास चारा खाने के लिए, है ना। और या तो फिर अपने आप घर होता है, घर को छाने के लिए घास का प्रयोग करते हैं, घास का, है ना, घर को छाने के लिए। इन सब के लिए अगर आप किसी भूमि को आरक्षित करते हैं, जैसे कि ये भूमि है, इसको आप घेर दिए, अब इस पर आप कुछ उगा नहीं रहे, बस इसमें घास जग रहे, इस घास की प्राप्ति के लिए आपने इस भूमि को घेर दिया है, इधर तार वार लगा दिया है, इधर है ना, तार वार लगा दिया, कांटा वाटा लगा दिया, और इस तरह से आपको इसको घेर कर आरक्षित कर लिए हैं। और इससे जो घास उगेगा उसका प्रयोग आप अपने पशुओं को खिलाने के लिए कर रहे हैं, या आप घर छाने के लिए कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, कृषि। ठीक है, कृषि है। अब आता है अगला, लास्ट आपका आता है जगह, मिटा रहा हूँ, नोट्स में मिल जाएगा आपको कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, ठीक। अब आता है, देखिए, अब जो शहरी क्षेत्र होता है, शहरी क्षेत्र है ना, तो शहरी क्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर, शहरी क्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर अगर हम क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, या आप सुअर का जो फार्म है ना, मुर्गी फार्म, मछली का पालन करते हैं, या सुअर का फार्म वगैरह रखते हैं लोग, तो वो सब भी अब वो रखेंगे, तो मुर्गी फार्म रखेंगे, है ना, बकरी फार्म रखेंगे, सुअर का फार्म रखेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक जगह चाहिए, और उस जगह का प्रयोग भी करोगे आप मुर्गी पालन के लिए, मछली पालन के लिए। आप जिस जगह का प्रयोग कर रहे हैं वो जगह भी क्या है, आपका कृषि है, कृषि भूमि के अंतर्गत वो भी आ जाता है आपका। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका धारा 2 कृषि के अंतर्गत क्या किया जाता है, क्या क्या आता है। आप मुर्गी पालन करें, मछली पालन करें, जगह तो चाहिए उसके लिए भी, तो वो जगह भी आपका कृषि कहलाता है। ठीक है, अब आता है आपका कृषि वर्ष। तीसरा कौन सा परिभाषा है आपका, कृषि वर्ष
कृषि वर्ष मतलब कि आपका कब उगाते हैं धान, तो 1 जुलाई को हमारा चालू हो जाता है भैया, 1 जुलाई। ठीक, खेल खत्म, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, 1 जुलाई है अपने यहाँ राज्य सरकार तय करती है इसको। ठीक है, अगला क्या है आपका मंडल। मंडल इम्पोर्टेंट है, मंडल का है ना, राजस्व मंडल का गठन की चर्चा कीजिए, इसे बताएगा। मंडल इम्पोर्टेंट है ना। चौथा आपका मंडल है, मंडल इम्पोर्टेंट है। मंडल की संरचना को बताइए, मंडल का गठन है ना, राजस्व मंडल का गठन को बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ठीक है, मंडल को चलते हैं। तो मंडल देखिए, प्रत्येक राज्य का क्या होता है, एक राजस्व मंडल होता है। तो अपने छत्तीसगढ़ का भी एक राजस्व मंडल है, अपने छत्तीसगढ़ का भी क्या है, एक राजस्व मंडल है। छत्तीसगढ़ का राजस्व मंडल कहाँ पर है, तो बिलासपुर में है ना, बिलासपुर में है। और सर्किट हाउस इसके, मतलब कि इसके ब्रांच कहाँ है, सर्किट हाउस। तो इसके सर्किट हाउस आपका है एक तो आपका जगदलपुर में और एक है आपका रायपुर में। इसके ब्रांच कहाँ है, तो आपका जगदलपुर और रायपुर में है, जिसे हम सर्किट हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक देखिए, प्रत्येक राज्य का एक क्या होता है, एक मंडल होता है, जिसे हम राजस्व मंडल कहते हैं। उसके कितने सदस्य होते हैं, उसके एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होगा। ठीक है, दो सदस्य होते हैं या 2 से अधिक सदस्य भी होता है। और जिसको कौन चुनता है, तो राज्य सरकार इसका निर्णय, राज्य सरकार चयन करती है, राज्य सरकार अपने अनुसार चयन करती है। ठीक है, और कुछ बच गया इसमें। ठीक, राजस्व मंडल का काम क्या होता है, तो राजस्व मंडल के थोड़े से कार्य को देख लेते हैं। राजस्व मंडल के कार्य क्या क्या है, तो राजस्व मंडल का पहला एक तो कार्य होता है आपका न्यायिक कार्य, एक होता है आपका प्रशासनिक कार्य। ठीक है, और एक होता है आपका राजस्व वसूलने का भी कार्य होता है, राजस्व वसूलने का कार्य। ठीक, राजस्व वसूलने का कार्य। न्यायिक कार्य देखिए, जो तहसीलदार वगैरह बैठते हैं उसमें लेकर जाते हैं ना जमीन विवाद वगैरह को, तो इसमें न्यायिक कार्य। प्रशासनिक कार्य भी इसके अंतर्गत आता है, प्रशासन से संबंधित कार्य है ना। और ये राजस्व वसूलने का भी कार्य किस में आता है, तो ये राजस्व मंडल के अधीन आता है। राजस्व वसूलने का है ना, पैसा वैसा वसूलने का कार्य भी कौन करता है, तो आपका ये करता है आपका राजस्व मंडल। तो इस प्रकार से देखिए, क्या लिखना है उस तो नोट्स में है, आपका पूरा चर्चा है नोट्स में। बाकी मैं एक चीज़ क्या है सब समझा रहा हूँ, क्या है ना, अगर एकदम बारीकी से हर चीज़ लिखते जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और फिर परीक्षा आ जाएगी और कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए चीज़ों को समझा दे रहा हूँ, नोट्स में हर चीज़ है। ठीक है, अब अगला चलते हैं, मंडल के बाद क्या आ गया आपका, वास्तविक कृषक। वास्तविक कृषक क्या होता है, तो वास्तविक कृषक ठीक है, वास्तविक कृषक मतलब कि जो वास्तव में किसान है, जो वास्तव में खेती करता है, वो सब क्या होता है आपका वास्तविक कृषक है। अगला क्या है, सहकारी सोसाइटी को। तो वास्तविक कृषक क्या है, जो व्यक्ति क्या है वास्तव में खेती करता है, स्वयं खेती करता है ना, या उससे आशा की जाती है कि वह खेती करता है, तो वो क्या होता है आपका वास्तविक कृषक। नोट्स में कैसे लिखना है मिल जाएगा। अगला 5वां है आपका सहकारी सोसाइटी छोड़ दो, विकास योजना में आते हैं। विकास योजना क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्रामीण अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्रामीण अधिनियम, ग्रामीण निवेश अधिनियम, छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण निवेश अधिनियम 1973। ठीक, सीजी नगर तथा ग्रामीण निवेश अधिनियम 1973 के अधीन क्या करते हैं इसमें हम, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि रोड बनाना है ना, रोड बनाना है या कुछ और रेलवे वगैरह निकालना है ना, या कुछ भी निर्माण करना है, यही रोड वर्ड रेलवे सड़क उड़क, तो क्या होता है उसमें कि जो आवासीय भूमि होती है ना, उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो उन लोगों को क्या दिया जाता है, मुआवजा। अभी देखिए, अभी साइड को तोड़े घर वर को लोगों के है ना,
चौड़ाईकरण रोड के लिए। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्रामीण निवेश अधिनियम 1973 के तहत जब कोई विकास कार्य किया जाता है, विकास कार्य करने के लिए आवासीय भूमि का प्रयोग किया जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, विकास योजना। ठीक है, विकास कार्य करने के लिए अब सड़क बनाना है भाई, सड़क बनाना है, अब घर बर आ रहे हैं लेकिन इधर से सड़क निकालना जरूरी है, तो क्या होगा, जो आवासीय भूमि है उसको खाली कर दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है और वहाँ पर सड़क निकाल दिया जाता है। तो ये आपका विकास योजना। ठीक है, नोट्स में सब मिलेगा, टेंशन नहीं है, चीज़ों को समझना बस यहाँ पर। अगला है सरकारी वन। सरकारी वन, देखिए सरकारी वन क्या होता है, सरकारी वन तो देखिए भारतीय वन अधिनियम के तहत, भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन आने वाले क्षेत्रों को सरकारी वन अधिनियम कहते हैं। अगला है आपका सरकारी पट्टेदार। सरकारी पट्टेदार, मिटाओ यार इसको। देखिए सरकारी पट्टेदार, सरकारी पट्टेदार, देखिए सरकारी पट्टेदार की चर्चा धारा 181 में भी है, धारा 181 में इसकी चर्चा है, इसमें भी है लेकिन धारा 181 में भी इसकी चर्चा है। सरकारी पट्टेदार वह होता है जो राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा कोई भूमि धारण करता है या कलेक्टर द्वारा कोई भूमि धारण करता है, राज्य सरकार द्वारा कोई भूमि धारण करता है और कलेक्टर द्वारा या कोई भूमि धारण करता है और उसके बदले में सिर्फ भूमि धारण करता है, लेकिन उसका क्या है, भूमि स्वामी नहीं होता, वह भूमि स्वामी नहीं होता है, भूमि स्वामी नहीं होता, भूमि स्वामी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा क्या है, जब किसी व्यक्ति को कोई भूमि दे दिया जाता है, कोई व्यक्ति को पट्टे में भूमि दिया जाता है, उसे सरकारी पट्टेदार कहते हैं, लेकिन वह सिर्फ उस पट्टे का प्रयोग करने के लिए उसको दिया जाता है, लेकिन वह उसका स्वामी नहीं होता है। ठीक है, बस यही आपका सरकारी पट्टेदार। नोट्स में कैसे लिखना है मिलेगा आपको, ठीक, उस पर व्हाट्सअप करना मत भूलना भाई, नहीं तो कैसे लिखोगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एकदम डिटेल से बताने वाली चीज़ नहीं है, छोटे छोटे चीज़ें ये, वरना तो दिन डूब जाएगा। खाता, खाता की बारी आ गई, खाता, खाता तो देखिए खाता में, तो देखिए प्रत्येक खाता में एक खाता नंबर होता है, खाता नंबर होता है, प्रत्येक में क्या होता है आपका खाता नंबर होता है, खाता नंबर होता है। वह खाता नंबर का क्या कहते हैं, प्रयोग हम लोग संपत्ति की जानकारी के लिए प्रयोग करते हैं, संपत्ति की, भूमि संपत्ति की जानकारी का प्राप्त करने के लिए करते हैं, भूमि की संपत्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उस खाता नंबर का प्रयोग करते हैं। उस खाता नंबर हमें क्या क्या मिल जाती है, तो भूमि के हिस्सेदार कौन कौन है, हिस्सेदार की जानकारी मिल जाती है, हिस्सेदार कौन कौन है ना, वर्तमान में भूमि का प्रयोग कौन कर रहा है, ये सब रहता है ना, और उसका रकबा कितना है, रकबा कितना है, ये सब मिल जाता है ना, उसका आपका रकबा और उसका अभी प्रयोग हो गया, भूमि हिस्सेदार हो गया, प्रयोग हो गया रकबा, ठीक, ये सब सारी चीज़ें आपकी मिल जाती है खाता नंबर के प्रयोग से। ठीक है, देखिए जो अपना ये ऋण पुस्तिका होता है, ऋण पुस्तिका, तो उसी के अंदर देखना ये खाता नंबर रहता है ना, खाता नंबर रहेगा ऋण पुस्तिका के अंदर में, और आपका ये खसरा नंबर रहता है, खसरा नंबर रहता है उसी के अंदर में। ऋण पुस्तिका क्या होता है, एक दस्तावेज होता है, यही तो बताता है कि किसान के पास भूमि है, वह मालिक है उसका, और कितना भूमि है उसके पास। ठीक, तो इसी के अंदर रहता है खाता नंबर, खसरा नंबर वगैरह। ठीक है, क्या होता है खसरा नंबर, ये सब तो बता दिया हूँ मैं आपको पिछले बार वीडियो में। तो ये होता है आपका खाता। ठीक, साथ ही साथ खाता आपका एक चीज़ और बता देता है आपका भू राजस्व के बारे में, कि इस संपत्ति से जो भूमि है उससे कितना भू राजस्व पे करना है, तो ये सब आपका खाता नंबर बता देता है। आगे सुधार। ठीक, अगला है आपका सुधार। सुधार को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सुधार, तो देखिए सुधार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है।
देखिए यदि हम भूमि पर क्या करते हैं, ये भूमि है अपना, इस भूमि पर किसी प्रकार का क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं। इस भूमि पर किसी प्रकार का हम क्या करते हैं, परिवर्तन या बदलाव करते हैं, बदलाव करते हैं और उससे हमें क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। उससे क्या होता है, भूमि को भी लाभ प्राप्त होता है, भूमि की भी वृद्धि होती है, भूमि के लिए लाभदायक है ना, वृद्धि है, लाभदायक है। ठीक है, भूमि में किसी प्रकार हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, इससे क्या होता है, हमें लाभ मिलता है ना, भूमि को और फायदा मिलता है, तो उसे हम क्या करते हैं, सुधार के अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ें आती है। पहला है आपका, अब देखिए सुधार किसको किसको कहेंगे, देखिए मैं बताते जाता हूँ। पहला देखिए, कृषि के लिए क्या, इंसान को जब भी खेती करेगा तो बिना पानी के उसका खेती होता नहीं है। तो ठीक है, कृषि कार्य करने के लिए यदि इस भूमि पर हमें कृषि कार्य करना है तो हमें क्या चाहिए, जल। तो जल के रुकाव के लिए हम क्या करते हैं, तालाब वगैरह बना दिए, कुआं बना दिए, है ना। तो क्या करते हैं, जल के प्रयोग करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम तालाब कुआं बनाते हैं इस भूमि में। ठीक है, तो भी क्या है, वो आपका सुधार है। ठीक, यदि हम कृषि कार्य करने के लिए, है ना, जल के रुकाव करने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए तालाब कुआं बना दे इस भूमि पे, यहाँ पर तालाब बना दो, कुआं बना दो, सब क्या है, इम्प्रूवमेंट है, सुधार है। दूसरा चीज़ ये कहता है कि यदि हम बाढ़ वगैरह, देखिए अब ये दूसरा चीज़ ये होता है, देखिए जल को बाहर निकालना, कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा पानी भी घातक है ना, धान वगैरह सड़ जाता है ज़्यादा दिन से पानी में रहेगा तो देखिए जल को बाहर निकालने के लिए, है ना, निष्कासित, तो जल को बाहर निकालने के लिए यदि हम किसी प्रकार का कार्य करते हैं, या बाढ़ से बचने के लिए हम किसी प्रकार का कार्य करते हैं, बाढ़ है ना, ये जल को बाहर करने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए हम किसी प्रकार का कार्य करते हैं, तो भी अपना सुधार होता है, सुधार है। ठीक है, अगला आता है तीसरा आपका, तीसरा ये कहता है आपका, ठीक, तीसरा ये कहता है, देखिए वृक्षारोपण करने के लिए, वृक्ष वगैरह लगाने के लिए, या कृषि कार्य करने के लिए, खेती करने के लिए हम क्या करते हैं, ये भूमि है, ये पड़ा है, तो इसका हम क्या कर देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं, साफ सफाई कर दें, है ना, साफ सफाई कर दें, या इधर कांटा वाटा घेराबंदी लगा दें, तो भी क्या है, वो आपका सुधार ही है, वो भी क्या है, आपका सुधार है। चौथा क्या कहता है भाई, ठीक, देखिए शहर या ग्रामीण क्षेत्र से हम क्या करते हैं, दूर हमारा यह ज़मीन है और वहाँ पर क्या कर दिए, हम बना देते हैं घर, भवन का निर्माण कर देते हैं, घर बना दिए, और इससे क्या हो रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है, तो भी वो क्या है, सुधार है। फार्म हाउस, इधर फार्म हाउस बना दिए, ये फार्म हाउस बना दिए, है ना, फार्म हाउस बना दिए इधर, मस्त इधर बाग बगीचा, साग सब्जी, फल वल उगा रहे हैं, तो ये भी क्या है, आपका सुधार ही होता है। चौथा बताता है आपका पांचवा बस इतना कहता है कि जो पहले किए गए कार्य हैं, अभी तक हमने 4 कार्य कर लिए, उसमें से, है ना, जो 4 कार्य किए हैं उसमें से किसी प्रकार का फिर से सुधार करना, उस पर किसी प्रकार क्या करना, नवीनीकरण करना। जैसे कि अपने फार्म हाउस बनाया था, और फार्म हाउस क्या हो गया, अब ये जर्जर होने लगा, टूट रहा है, अब उसके जगह मरम्मत कर दो इसका, या नया फार्म हाउस बना दो, है ना। इस प्रकार का कार्य करना भी, या तालाब है, अपना तालाब था या कुआं था, उसमें क्या हुआ, मिट्टी वगैरह भर गया, है ना, इधर मिट्टी भर गया, भरते जा रहा है इधर, तो इस मिट्टी को बाहर निकाल देना, ये सब भी क्या है, सुधार ही होता है। ठीक, अब अगला चलते हैं आपका, हाँ, लेकिन ये कहता है कि अगर हम, अब देखिए, लेकिन सुधार क्या नहीं होगा, अगर हम अस्थायी कुएं वगैरह का बनाते हैं, हमने अस्थायी कुआं बना दिया है मात्र, है ना, अस्थायी कुछ समय के लिए अस्थायी कुआं बना दिया है, तालाब बना दिया है, तो ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा, अपना इम्प्रूवमेंट नहीं है, सुधार नहीं है। दूसरा चीज़, यदि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे भूमि को क्या होता है,
भूमि का जो भूमि की जो मूल्य है उस पर कमी आती है, भूमि के मूल्य पर कमी आती है, या भूमि के लाभ पर कमी आती है, लाभ में कमी आती है। कोई ऐसा कार्य करना जिससे भूमि के मूल्य या लाभ पर कमी आए, तो वो भी क्या है आपका इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये हो गया आपका इम्प्रूवमेंट, मतलब कि सुधार। सुधार के बाद आगे चलते हैं अपना। सुधार के बाद क्या है भैया, भूमि। भूमि आ गया आपका भूमि। ठीक, तो भूमि क्या होता है, तो भूमि वह है जो धरती की सतह से, जो धरती की क्या है सतह से जुड़ा है, चाहे वो जल के अंदर हो चाहे जल के बाहर। ठीक है, धरती की सतह का कोई भाग है जो धरती के सतह मतलब जैसे कि ये है अपना धरती। ठीक है, अब ये धरती पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो ये वाला हिस्सा क्या है आपका सतह है। तो धरती के सतह का कोई भाग, चाहे वो जल के नीचे हो, जैसे कि ये आपका नदी है ना, नदी है, यहाँ पर ये नदी है, लेकिन ये नीचे में रेत है, ये ज़मीन है ना, ये भी क्या है आपका भूमि ही है। ठीक है, भले ही ये जल के नीचे है लेकिन फिर ये भी भूमि है। और इधर अपन खंड है, इधर क्या है, अब ये नदी छूट गया, इधर आपका समतल ज़मीन आ गया जिस पर पानी वानी नहीं है, लेकिन ये जो खड़ा है इस पर, इसी पर घर दुकान सब बना है, ये सब क्या है ज़मीन है, ज़मीन ही होता है। तो देखिए धरती के सतह का वह भाग जो भले हो जल के नीचे हो या ना हो, क्या है धरती कहलाता है, आपका भूमि कहलाता है। और कुछ है भूमि में। ठीक, एक चीज़ और है भूमि में। भूमि ये है जैसे कि ये भूमि में अगर कोई स्थायी चीज़ है, स्थायी रूप से कोई चीज़ पकड़ा है, स्थायी रूप से कोई चीज़ पकड़ा है, तो वह भी क्या होगा आपका भूमि हो गया। जैसे कि ये धरती, अब इस पर बना है आपका ये पहाड़ वगैरह, अब ये स्थायी रूप से पकड़ा है भाई, पहाड़ है ना, तो ये पहाड़ भी क्या है, ये सब अगर ये सब पहाड़ भी रहता है ना, ये सब क्या है, ये सब भी ज़मीन ही के अंतर्गत आती है, ये सब ज़मीन है, स्थायी रूप से पकड़ा है भूमि से। तो ठीक है, लिखना कैसा है सारे चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका भूमि खत्म। अगला क्या है बाबू, भूमिहीन व्यक्ति। भूमिहीन व्यक्ति क्या होता है, भूमिहीन व्यक्ति, देखिए भूमिहीन व्यक्ति होता है जो वास्तव में किसान तो है, वास्तव में क्या है किसान है, वास्तव में क्या है किसान है, और जो क्या करता है अकेले या अपने परिवार के साथ क्या करता है, किसानी का कार्य करता है, खेती करता है, लेकिन उसके पास इतना खेत नहीं है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए वास्तव में किसान तो है, लेकिन वह अकेले या अपने परिवार के साथ क्या करता है, भूमि धारण नहीं करता है, कोई भी भूमि धारण नहीं करता है। ठीक है, भूमिहीन व्यक्ति के अंतर्गत वह व्यक्ति आता है जो वास्तव में किसान है, लेकिन अकेले स्वयं या अपने परिवार के साथ कोई भूमि धारण नहीं करता है, या इतना भूमि धारण करता है जिसे भूमिहीन की श्रेणी में रखा गया है, जिसे क्या है भूमिहीन की श्रेणी में रखा गया है, इतना भूमि वह धारण करता है। अब भूमिहीन श्रेणी के अंतर्गत कितना भूमि आता है उसको मैं बताते जाता हूँ। ठीक, इतना समझ में आ गया, वास्तव में किसान है लेकिन वो अकेले स्वयं या अपने परिवार के साथ भी क्या है कोई भी भूमि धारण नहीं करता, लेकिन क्या है या इतना भूमि धारण करता है जो भूमिहीन की श्रेणी में आती है, तो क्या है अब भूमिहीन व्यक्ति होता है। अब भूमिहीन श्रेणी कितना है देखिए, अब देखिए भूमिहीन किसको श्रेणी में कितने खेत है आपके पास, तो भी आ जाएगा आपका भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी। तो देखिए यदि आप चावल की खेती करते हैं, यदि आप क्या करते हैं चावल की खेती करते हैं और आपके पास 2 एकड़ सिंचित भूमि है, ठीक है, और 2 एकड़ असिंचित भूमि है, 2 एकड़ सिंचित भूमि है, 2 एकड़ असिंचित भूमि है, तो भी आप क्या होंगे भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी में आ जाएंगे। अब सिंचित असिंचित भूमि मतलब कि 2 एकड़ में आपके पास नहर का पानी पहुंचता है और 2 एकड़ में आपके पास नहर का पानी नहीं पहुंचता है, तो आप क्या होंगे
आप जो है भूमिहीन की श्रेणी में आ जाएंगे। आपके पास 4 एकड़ है लेकिन 2 एकड़ में क्या है, नहर का पानी पहुंच रहा है, लेकिन 2 एकड़ में नहर का पानी नहीं पहुंच रहा है, तो भी आप क्या है, भूमिहीन की श्रेणी में है। यह कहता है आप चावल की खेती करने के लिए, ये कहता है आपका भूमिहीन श्रेणी। दूसरा यह कहता है आपका, यदि आप कपास ज्वार, यदि आप कपास की खेती करते हैं या ज्वार की खेती करते हैं या बाजरा की खेती करते हैं, बाजरा आदि है उसमें नोट्स में मिल जाएगा, आदि सब की आप खेती करते हैं और आपके पास क्या है 5 एकड़ तक भूमि है, 5 एकड़ तक भूमि है, तो आप क्या है भूमिहीन की श्रेणी में। इससे अधिक हुआ तो भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आएंगे। तीसरा क्या है भैया, तीसरा कहता है कोदो कुटकी, सॉरी ये बाजरा नहीं है, गेहूँ है, कपास ज्वार और गेहूँ की खेती करते हैं तो 5 एकड़ तक है, तो आप भूमिहीन की श्रेणी में आ जाएंगे। तीसरा कहता है आपका, यदि आप जो है कोदो कुटकी या बाजरा की खेती करते हैं और आपके पास कितना एकड़ भूमि है, 10 एकड़, ठीक है। तो ये सब क्या है, लघु उपज की भूमि होती है। तो 10 एकड़ तक अगर आपके पास भूमि है और उसमें से जो 5 एकड़ है, 10 एकड़ तक भूमि है और इसमें से 5 एकड़ जो है आपका सिंचित है, 5 एकड़ जो है अगर आपका सिंचित है और 5 एकड़ जो है असिंचित है, तो भी क्या है आप भूमिहीन की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन खेती क्या होनी चाहिए आपका, कोदो कुटकी और बाजरा की खेती होनी चाहिए। तो इतना जो है आपका भूमिहीन की श्रेणी में रखा गया है। चावल की खेती करोगे तो 2 एकड़ है लेकिन सिंचित है और 2 एकड़ असिंचित है, तो भी आप जो है भूमिहीन की श्रेणी में है। कपास ज्वार गेहूं की खेती करते हैं तो 5 एकड़ आपके पास है, तो भी आप भूमिहीन की श्रेणी में। कोदो कुटकी बाजरा है और आप 10 एकड़ की खेती करते हैं लेकिन 5 एकड़ सिंचित और 5 एकड़ असिंचित, मतलब कि नहर का पानी मिलता है और नहर का पानी नहीं मिलता है, तब आप भी क्या है भूमिहीन की श्रेणी में आएंगे। अब आगे चलते हैं। भू अभिलेख, भू अभिलेख की चर्चा करते हैं। भू अभिलेख, देखिए अभिलेख मतलब होता है दस्तावेज, अब भू मतलब होता है भूमि, तो भूमि की दस्तावेज। तो भूमि की दस्तावेज देखिए किसी भूमि से संबंधित सरकारी दस्तावेज, किसी भूमि से संबंधित सरकारी दस्तावेज को हम क्या कहते हैं, दस्तावेज को हम, किसी भूमि से संबंधित सरकारी दस्तावेज को हम भू अभिलेख कहते हैं। जैसे कि आपका खसरा है ना, खतौनी, आपका भू नक्शा, ये सब B1 B2 ये सब, ये सब क्या है आपका सरकारी दस्तावेज है, भूमि दस्तावेज, भू अभिलेख है, ठीक है। अब आते हैं अगला, नोट्स में है बाबू, चिंता नहीं। भू राजस्व, बाप रे अभी तो बहुत सारा बचा है। भू राजस्व, भू राजस्व, भू राजस्व क्या होता है, तो देखिए भूमि के प्रयोग के बदले भूमिधारियों द्वारा, ठीक है, भूमिधारियों द्वारा भूमि के प्रयोग के बदले सरकार को जो पैसा देते हैं, जो हम पैसा देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भू राजस्व कहते हैं। अब देखिए कौन कौन देता है, जैसे कि कोई पट्टाधारी है, पट्टाधार से दे रहे हैं, है ना, या लगान के रूप में दे रहे हैं, लगान के रूप में दे रहे हैं, है ना, और क्या किया है भैया, भाटक के रूप में दे रहे हैं, भाटक आय के रूप में दे रहे हैं ना। तो इस सब रूप में अगर हम भूमि के प्रयोग के बदले पट्टा, लगान, भाटक इस तरह से आपको पैसा दे रहे हैं सरकार को, तो भी क्या है आपका भू राजस्व है। अब विधि व्यवसायी, देखिए विधि व्यवसायी क्या होता है, तो विधि व्यवसायी होता है जो विधि व्यवसाय अधिनियम 1879 के तहत विधि व्यवसायी को क्या होता है, तो विधि व्यवसायी, विधि व्यवसायी, तो देखिए विधि व्यवसायी, विधि व्यवसायी अधिनियम, विधि व्यवसायी अधिनियम 1879 के अधीन कोई भी व्यक्ति जो विधि व्यवसायी अधिनियम 1879 के अधीन छत्तीसगढ़ के किसी भी जगह पर, छत्तीसगढ़ के किसी भी जगह पर क्या करता है, विधि व्यवसाय करता है, विधि व्यवसाय करता है, वो क्या होता है आपका विधि व्यवसायी होता है, ठीक है। वहीं जो वकील लोग हैं
आपको देखना ना, आपका सब व्यवहार न्यायालय, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, सब ये सब क्या है, उसमें जो वकील हैं उन्हीं की बात की जा रही है। ठीक है, अगला क्या है, आम्रकुंज। देखिए आम्रकुंज क्या होता है, आम्रकुंज मतलब कि आम का बगीचा। ठीक है, देखिए आम्रकुंज मतलब कि देखिए किसी जगह पर है ना आम के इतने सारे पेड़ लगा दिए हैं, है ना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आम के हम छोटे छोटे बीज उगा दिए या छोटे छोटे पेड़ लगा दिए, है ना, छोटे छोटे पेड़ लगा दिए। अब ये बढ़ कर क्या हो गया, वो विशाल पेड़ बन गए, और विशाल पेड़ बनने के बाद ये पूरा जगह घेर लिया, इस पूरे ज़मीन को क्या किया, घेर लिया। अब देखिए हमने आम के इतने सारे पेड़ लगा दिए, फिर जब वह बड़ा हुआ तो पूरे ज़मीन को घेर लिया कि उस ज़मीन पर और कोई कार्य, कोई खेती, कोई भी किसी प्रकार का खेती किया ही नहीं जा सके, कार्य किया ही नहीं जा सके, तो उसे हम आम्रकुंज कहते हैं। ठीक है, आमों का बगीचा, वहाँ पर आम के इतने सारे बगीचे हैं, वहाँ पर आप और कोई खेती कर ही नहीं सकते। तो ये हो गया आपका आम्रकुंज। अगला क्या है भैया, फलों का उद्यान। फलों का उद्यान, देखिए फलों का उद्यान, फलों का उद्यान, फल प्लस उद्यान मतलब फलों का उद्यान। तो देखिए किसी ज़मीन पर हमने इतने सारे फल लगाए हैं, फिर वहीं सेम टू सेम हमने किसी ज़मीन पर इतने सारे फल लगा दिए, ये सब फल बीज वगैरह लगा दिए, फलों के इतने सारे हम बीज लगा दिए कि जब ये बड़ा हो गया तो पूरा इधर पूरा इस ज़मीन को घेर लिया कि यहाँ पर किसी प्रकार का खेती करना मुश्किल है, कोई कार्य करना मुश्किल है। तो क्या है आपका फलों का उद्यान। ठीक है, फल देने वाले पेड़ इतने सारे, इतनी मात्रा में लगा दें, इतनी संख्या में लगा दें कि जब वो बड़ा हुआ तो पूरा ज़मीन को घेर लिया, अब वहाँ पर जगह ही नहीं है कुछ कार्य करने की। तो होता है आपका फलों का उद्यान। बाजार मूल्य, देखिए बाजार मूल्य क्या होता है, तो देखिए बाजार मूल्य ना, बाजार मूल्य मतलब कि सरकारी रेट। देखिए अब यहाँ पर बाजार मूल्य सरकारी रेट, तो यहाँ पर भूमि की सरकारी रेट की बात कही जा रही है। तो देखिए बाजार मूल्य वह होता है जिसके द्वारा स्टाम्प शुल्क या रजिस्ट्रेशन फीस तय की जाती है। देखिए बाजार मूल्य क्या होता है, वह होता है जिसके द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क या स्टाम्प मूल्य, उल्टा हो गया। ठीक, तो देखिए बाजार मूल्य होता है जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन मूल्य या स्टाम्प शुल्क तय की जाती है। देखिए किसी भी भूमि की, किसी भी जिले की भूमि की क्या करता है, वहाँ का कलेक्टर जो है बाजार मूल्य तय करता है। कलेक्टर क्या करता है, बाजार मूल्य तय करता है। कलेक्टर जो है ना, किसी भी जिले की कलेक्टर, आप किसी भी जिले की भूमि खरीदने जाओगे तो वहाँ का बाजार मूल्य वहाँ का कलेक्टर तय करेगा, और उस बाजार मूल्य के अनुसार ही क्या हम रजिस्ट्रेशन मूल्य और स्टाम्प शुल्क देते हैं। ठीक है, खेती वित्त, जब देखिए कोई भी ज़मीन खरीदता है तो क्या करना पड़ता है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, है ना, स्टाम्प लेना पड़ेगा। ये क्या होता है, आपकी ज़मीन बिक्री की सबूत होती है, तो उसका शुल्क लगता है। तो उसका शुल्क जो है बाजार मूल्य के से तय की जाती है, और बाजार मूल्य कौन तय करता है, कलेक्टर तय करता है। किसी भी भूमि का बाजार मूल्य कलेक्टर तय करता है। अब आगे चलते हैं, सब मिल जाएगा आपको नोट्स में, थोड़ा सा स्पीड क्योंकि बहुत सारा बचा है। बाजार मूल्य हो गया, ठीक है, थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप पुरुष हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आपको 5% क्या देना पड़ेगा, स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क आपको 5% देना पड़ेगा। ठीक है, और आपका पंजीकरण शुल्क जो है आपका कितना रहेगा, ये भी आपका 5% रहेगा। ये 5 नहीं रहेगा, 4%, सॉरी 4% रहेगा। ठीक है, अब जितना बाजार मूल्य रहेगा उसका 5% आपको स्टाम्प शुल्क देना है, और पंजीकरण शुल्क का 4% देना पड़ेगा। यदि आप महिला है, ज़मीन खरीदने वाली कोई महिला है, तब उसको 4% स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा और 4% पंजीकरण शुल्क देना। यदि भूमि खरीदने वाले महिला और पुरुष दोनों हैं, पुरुष भी है और महिला भी है, संयुक्त है, हो सकते हैं पति पत्नी, तो भी उसको 4% क्या देना पड़ेगा, स्टाम्प शुल्क, और 4% देना पड़ेगा आपको पंजीकरण शुल्क। ये होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्या है भैया, भूखंड संख्यांक। ठीक, भूखंड संख्या, भूखंड संख्यांक। देखिए भू मतलब जमीन, खंड मतलब कि टुकड़ा, और संख्या मतलब कि अंक। ये देखिए ये ज़मीन है,
है ना, ये खंड खंड में टूटा हुआ है ये सब। इन सभी का क्या होता है, एक एक अंक होता है इसका, 1 2 3 4, जैसे कि अपना खसरा होता है उसी तरह से। ठीक है, तो उसी को हम क्या करते हैं, भूखंड संख्या कहते हैं। इससे क्या होता है, आपको भूमि की जानकारी मिलती है। ठीक है, भूखंड संख्या नोट्स में आपको मिल जाएगा, बस समझना बस है क्या चीज़, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। नेक्स्ट क्या है आपका, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। मान्यता अभिकर्ता, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता क्या होता है, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। ठीक है, अब देखिए किसी भी भूमि के संबंधित मामले में यदि किसी व्यक्ति ने, जो पक्षकार है, उसने किसी व्यक्ति को क्या किया है, उपस्थित होने के लिए या आवेदन देने के लिए, अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए, है ना, उसके क्या हो, उपस्थित होने के लिए, है ना, या आवेदन देने के लिए, या कोई अन्य कार्य कार्यवाही वगैरह करने की, कार्यवाही करने के लिए अधिकार दिया है ना, किसी व्यक्ति ने, है ना, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को अपनी ओर से उपस्थिति होने के लिए, आवेदन देने के लिए या कार्यवाही करने के लिए क्या किया है, अधिकार दिया है, उसे हम अभिकर्ता कहते हैं। ठीक है, उपसंजात, उपसंजात मतलब होता है आपका उपस्थित होना। ठीक है, बेयर एक्ट में देखोगे तो सब मिलेगा। ठीक है, ये अपना राजस्व मंडल है। अब इसमें क्या होता है, जो भूमि संबंधी वाद विवाद है पहुंचता है, तो अपनी ओर से किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए क्या है, उसने अधिकार दिया है किसी पक्षकार ने, तो वो क्या होता है, उसका अभिकर्ता होता है। ठीक है, और वो अभिकर्ता क्या अभिकर्ता कहलाता है, उसका अभिकर्ता कहलाता है आपका मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। अब आगे आपका क्षेत्र इम्पोर्टेंट नहीं, लगान। ठीक, लगान को देखते हैं। अब लगान क्या होता है, लगान वह है जो बट्टेधारी द्वारा देखिए लगान क्या होता है, तो देखिए सरकारी पट्टेधारी, सरकारी पट्टे, जिसको सरकार ने पट्टे पर भूमि दिया है, तो उस भूमि के प्रयोग के बदले सरकार को जो पैसा देता है उसे हम लगान कहते हैं। ठीक है, खत्म। अब आता है आपका राजस्व अधिकारी। चौथा है आपका राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी। देखिए राजस्व अधिकारियों की चर्चा हमने धारा 11 में है, और धारा 11 में आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला क्या है आपका राजस्व वर्ष। ठीक, राजस्व वर्ष, राजस्व वर्ष क्या होता है, तो राजस्व वर्ष हमको 1 अप्रैल को माना गया है। 1 अप्रैल को राजस्व वर्ष घोषित किया गया है। राजस्व वर्ष जो है सरकार घोषित करती है, 1 अप्रैल को घोषित किया जाता है। अभी मार्च में क्या हुआ, बजट पेश हुआ, और ये बजट की जो भी चीज़ें हैं वो 1 वर्ष से क्या हो गया, 1 अप्रैल से क्या हो गया, चालू हो जाएगा। बजट में जो भी चीज़ें की अभी मार्च में बजट पेश किया गया, 1 अप्रैल को क्या होगा, वो सारी चीज़ें अपना लागू होना चालू हो जाएगा, इसीलिए इसको राजस्व वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब राजस्व वर्ष के बाद आता है आपका सेक्टर। तो देखिए सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर आपका होता है सेक्टर। तो देखिए सेक्टर जो है ना, अक्सर ये जो है शहरी क्षेत्र में होता है, जैसे कि सेक्टर 52, सेक्टर 53 है ना, 35, ये सब सेक्टर होता है। सेक्टर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र का क्या होता है, सेक्टर होता है। फिर इसके अंतर्गत आपकी अन्य चीज़ें आती है, फिर इसके अंतर्गत क्या है आता है, फिर इसके अंतर्गत सर्वे नंबर आता है। ठीक है, और इसके सेक्टर के अंदर ही आपका फिर एक तो शहरी के 2, एक कृषि वाला भी बटेगा और एक नॉन कृषि में बटेगा। ठीक, सेक्टर क्या होता है, यह एक क्षेत्र होता है। किसी भी क्षेत्र का सेक्टर नाम दे दिया, 53, सेक्टर 53। फिर उस सेक्टर के अधीन आने वाले भूमि को हम क्या कहते हैं, फिर उस सेक्टर कहते हैं। जितने भी वो भूमि सेक्टर के अधीन जितना भूमि है वो सेक्टर के अंतर्गत आ रहा है, तो वो सेक्टर के अधीन आने वाला भूमि कहलाता है। तो सेक्टर एक प्रकार का क्षेत्र होता है, किसी भी क्षेत्र का एक सेक्टर नंबर होता है, जैसे 53, 54, 55 ये जो है शहरों में होता है। कैसे लिखना है इसको आप दिख जाएगा आपका। ठीक, तो सेक्टर क्या होता है, भूमि का कोई हिस्सा, भूमि कोई हिस्सा जिसे राज्य सरकार ने सेक्टर घोषित किया गया है। भूमि का कोई हिस्सा जिसे राज्य सरकार ने सेक्टर घोषित किया गया है, जैसे कि इसको बोल दिया सेक्टर 42, ऐसे नाम दे दिया। अब उसके सेक्टर 42 में स्कूल भी होगा, कॉलेज भी हो सकता है ना, ये सब। वो कई लोग उसमें खेती किसानी भी करते होंगे, या क्या पता कई लोग उस पर
कुछ और करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, रहते होंगे लोग, तो ये होता है एक एरिया होता है, उसका नाम दे दिया जाता है। सरकार जो है उसको बोल देता है ये सेक्टर 42 है ना। जगह का पता लगाने के लिए ऐसा दिया जाता है। फिर अब सेक्टर के बाद आता है आपका सेवा भूमि। सेवा भूमि, सेवा भूमि क्या होता है? सेवा भूमि, ठीक, सेवा भूमि जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। सेवा भूमि जो है, सेवा भूमि आपके ग्रामीण क्षेत्र में होता है। सेवा भूमि जो है ना कोटवार पटेल वगैरह को दिया जाता था। देखिए कोटवार जो कार्य करता है ना उसके बदले वेतन नहीं लेता, उनको क्या दिया जाता है? सेवा भूमि दी जाती है कोटवार को। और सेवा भूमि कृषि पर्पज़ के लिए दिया जाता है ताकि कोटवार उस पर कृषि करेगा और अपनी आमदनी कमाएगा। ठीक है, ये होता है आपका सेवा भूमि। ठीक, तो जब तक कोटवार अपने पद पर रहता है तो उसे क्या में रहता है? सेवा भूमि मिली होती है। मतलब कि जो भी ज़मीन होती है गांव में जिस पर सरकार का हक होता है उसे कोटवार को दे देता है कि भाई तुम कोटवार हो तो तुम्हें ये हम भूमि दे रहे हैं, ये तुम प्रयोग करो, इस पर खेती करो और अपना धन कमाओ। तो उनको पहले वेतन नहीं दिया जाता है, शायद अब तो दिया जाता है, मेरे को भी कंफर्म नहीं है। तो सेवा भूमि ये होता है। सर्वेक्षण संख्यांक, ठीक, सर्वेक्षण संख्यांक जैसे कि अपने यहाँ खसरा नंबर होता है उसी तरह सर्वेक्षण संख्यांक जो है ना शहरों में होता है। शहरों में क्या होता है? सर्वेक्षण संख्यांक होता है। ग्रामीणों में क्या होता है? जिस प्रकार से हम अलग खेत वेत का घर वर्ग का खसरा नंबर होता है उसी तरह से हम शहरों में क्या होता है? सर्वेक्षण संख्या होता है। किसी भी भूमि का एक सर्वेक्षण संख्या होता है, जैसे 60 हो गया, 70 हो गया, सब क्या है? सर्वेक्षण संख्या, ये शहरों में होता है। यही उसकी बात है। सर्वेक्षण संख्या से हमें भूमि की जानकारी मिलती है। सर्वेक्षण संख्या से किसकी जानकारी मिलती है? हमें भूमि की जानकारी मिलती है। किसी इसका 60 नाम है, 60 सर्वेक्षण संख्या है तो इस भूमि की हमें जानकारी मिल जाएगी। कौन इसका मालिक है, इस पर कौन कृषि खेती करता है, व्यापार करता है या उस पर रहता है, इस तरह की सारी जानकारी हमें उस सर्वेक्षण संख्या से मिल जाती है। बाकी नोट्स में देख लेना। बहुधारी, बहुधारी मिलीमीटर है। भूधारी कौन होता है? देखिए भूधारी क्या होता है? तो भूधारी वह होता है जो क्या करता है? सरकार से भूमि प्राप्त किया हुआ है, सरकार से भूमि प्राप्त किया हुआ है और उसको जो है भूमि स्वामी का दर्जा दिया गया है, भूमि स्वामी का दर्जा दिया गया है, वो होता है आपका भूधारी। देखिए सरकार से उसको भूमि प्राप्त है। भूधारी जैसे कि मेरे पिताजी, उसके पास जो खेतें और घर है ना, वो रहने को सरकार का है, लेकिन भूमि स्वामी वो मेरे पिताजी ही कहलाते हैं, इसी को हम भूधारी बोलते हैं। धारा क्या बोलता है? 57 ये बोलता है कि जितने भी भूमि है वो सब सरकार के, राज्य सरकार के, भले ही नाम हमारा रहेगा भूमि स्वामी हम ही कहलाते हैं, लेकिन मालिक असल में कौन होता है? तो राज्य सरकार ही है, कभी भी छीन सकता है भैया। अब अगला चलते हैं। बहुधारी इमारती लकड़ी के वृक्ष। देखिए इमारती लकड़ी के वृक्ष मतलब होता है महंगी वृक्ष। इमारती वृक्ष मतलब कि इमारती लकड़ी के वृक्ष मतलब कि महंगा पेड़, जैसे कि आपका साल, सैगोन है ना, सैगोन, आपका चंदन का लकड़ी, ये सब क्या है? आपका इमारती लकड़ी होता है। ठीक, बीजा, शीशम, बीजा भी दिया है, शीशम दिया है और भी है शीशम। ये बीजा जो है ना ये जड़ी बूटी का काम आता है, महंगी मिलती है, जड़ी बूटी से दवाइयाँ बनती है। शीशम का ना फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है, इसका फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है ना। ये चंदन बहुत खुशबू देता है ना। सागौन इसका अच्छा भी लकड़ी, सबका फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है। और भी है तो आप नोट्स में उसको देख लेना। ठीक है, इमारती वृक्ष मतलब कि महंगी लकड़ी की चर्चा है। अब स्वयं खेती करना और दखल रहित खेती करना। दखल रहित भूमि, स्वयं खेती करना। देखिए स्वयं खेती करना, अब स्वयं खेती करना के अंदर क्या क्या चीज़? पहला निम्नलिखित चीज़ें, पहला कहते हैं अपनी मेहनत से, स्वयं के श्रम से, खुद के मेहनत से आप खेती कर रहे हैं तो भी क्या है? स्वयं खेती करना। दूसरा कहते हैं अपने परिवार के किसी सदस्य से, अपने परिवार के सदस्य से है ना, किसी सदस्य के श्रम से, अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम से आप खेती कर रहे हैं तो भी वो क्या है? आपका स्वयं खेती करना है। और अगर आप पैसे देकर
पैसे देकर या कोई वस्तु देकर मजदूरों से आप जो है श्रम कराकर खेती कर रहे हैं तो भी वो आपका स्वयं खेती करना है। ठीक है। और चौथा है, अगर आप अपने परिवार की निगरानी में अपने परिवार के किसी सदस्य की निगरानी में मजदूरों से क्या करवाते हैं, खेती करवाते हैं, तो भी वो भी आपका क्या है, स्वयं खेती करना है। देखें है ना, देखना हम खेतों में जाते हैं, गांव के ऐसे लोग जो नौकरी वाले होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मजदूर लेकर जाते हैं और खेत पर छाता लेकर ऐसे खड़े रहते हैं और मजदूरों पर निगरानी रखते हैं वो लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसी की बात कीजिए। तो ये सब करना क्या है, स्वयं खेती करना कहलाता है। खुद के स्वयं से श्रम से या अपन किसी परिवार के सदस्य के श्रम से, जैसे कि पिताजी है, अब वो बेचारे बुजुर्ग हुए, अपने बेटों या अपने बहू ये सब के साथ क्या है, खेती बाड़ी कर रहे, तो भी वो भी स्वयं खेती करना है। पैसे वस्तु देकर देते, पैसे वैसे दे दिए, जाओ भी मेरा खेती बाड़ी को करो ऐसा। और ये निगरानी, मजदूरों की निगरानी रखते हुए क्या करना, मजदूरों से खेती करवाना, ये सब क्या है आपका स्वयं खेती करना है। अब आता है आपका दखल रहित भूमि। दखल रहित भूमि, दखल रहित भूमि, देखिए दखल मतलब तो होता है ना, उस पर दखल देना। रहित मतलब होता है ना, दखल ना आप, दखल रहित मतलब कि उस रहित मतलब कि छूट है, उस पर क्या है, दखल रहित भूमि मतलब कि ऐसा भूमि जिस पर कोई भी व्यक्ति दखल नहीं दे सकता, उस पर कोई खेती नहीं कर सकता, उस पर कोई घर नहीं बना सकता, उस पर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, उसका कोई व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता, उसे हम दखल रहित भूमि कहते हैं। ठीक है, दखल रहित भूमि समझ में आ गया, जिस पर क्या है आपकी जो आबादी है, सेवा भूमि, कोटवार को भी नहीं दिया गया इसको, सेवा भूमि है ना, सेवा भूमि में भी नहीं आता, ये आबादी क्षेत्र में नहीं आता है, शहरी क्षेत्र में नहीं आता है, कोई भी लोग इस पर क्या है, इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका दखल रहित भूमि है। अब आता है आपका मतलब कि ऐसा भूमि जो खाली पड़ा है, जिसका कोई प्रयोग नहीं कर रहा है, ठीक है, वो दखल रहित भूमि है। अब आता है आपका नगरीय क्षेत्र और ग्राम, उसके बाद खत्म भैया। ठीक है, नगरीय क्षेत्र क्या होता है, तो नगरीय क्षेत्र तो नगरीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जो नगर पालिका, नगर निगम के अधीन आता हो। ठीक है, नगर पालिका, नगर निगम के अधीन आता हो, या कोई गांव का समूह हो जिसे राज्य सरकार ने नगर क्षेत्र घोषित किया हो। ठीक है, कोई गांव है या कोई गांव का समूह है, गांव का समूह है, उसे क्या गया है, राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्र घोषित किया हो, तो क्या है आपका नगरीय क्षेत्र है। अब आते हैं आपका ग्रामीण क्षेत्र। अब ग्रामीण क्षेत्र देखते हैं क्या कहता है, ग्रामीण क्षेत्र नहीं, ग्राम है, सॉरी एक ही बात है। अब ग्राम क्या होता है, तो देखिए ग्राम तो देखिए ग्रामीण इलाके का क्या है, ग्रामीण इलाके का कोई भी भाग, ग्रामीण इलाके का कोई भी भूभाग मतलब कि हिस्सा, भूमि का हिस्सा, ग्रामीण इलाके में भूमि का हिस्सा, कोई भी भूमि का हिस्सा जिसे राज्य सरकार ने क्या किया है, गांव घोषित किया है, राज्य सरकार ने गांव घोषित कर दिया है, वो सब गांव है, गांव घोषित कर दिया है ना, गांव घोषित कर दिया है, तो सब क्या है आपका ग्राम है। ठीक, फाइनली आपका खत्म होता है ये। आप कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बचा, सारे खत्म हो गए, शायद क्षेत्र वगैरह छूटा है, बस एक दो ही चीज़ छूटा है, बाकी पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से आपका सिविल एंड रेवेन्यू कोड का खत्म हुआ अध्याय 1। अगला पढ़ेंगे आप सीधा जब अध्याय 2, 3, 4, 6 तक खत्म होगा। 2 तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 तक खत्म होगा सीधा। अगला वीडियो में 2, 3, 4, 5 वीडियो तक खत्म होगा भैया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा लैंड रेवेन्यू कोड आज का अध्याय 2 खत्म होता है। कल नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ेंगे तो अपना चालू करेंगे धारा 3 क्या होता है। अब मंडल में तो ये चीज़ में पढ़ लिए, मंडल को सीधा फिर आपका ठीक धीरे धीरे सारी चीज़ें आपका समाप्त हो जाएगी, 10-15 वीडियो में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। व्हाट्सअप नंबर को लिख लेना, उसमें बोलना हाय सर नोट्स चाहिए, बस उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आपको नोट्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।